गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ सर, यस ठीक सर। ठाक। यस सर। हाँ सर। पिछले हफ्ते पढ़ाई करी कि नहीं करी? पढ़ाई हाँ नहीं सर, करी? किया। हाँ सर। सो शुरू करें फिर आज की क्लास? हाँ सर। यस सर। अच्छा, क्या पढ़ा रहे थे बेटा पिछली क्लास में? सर आज मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर शुरू करेंगे बोले थे। और दूसरा चीज? दो चीज दिखाया था। सर दूसरा नहीं यार, बस यही याद। ठीक है, लिखा नहीं था आप लोगों ने, कोई बात नहीं। पहला वाला लिखे थे, दूसरा वाला नहीं लिखे। और किसी ने लिखा है? बता दो मेरे को। एक तो मैकेनिज्म ऑफ करंट था, दूसरा क्या था? चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ current in a wire। देखो, मान लो मेरे पास ये एक वायर का सेगमेंट, ठीक है? ये वायर का एक सेगमेंट है मेरे पास। ओके बेटा। अब हाँ सर। हमने क्या देखा, इस वायर में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, क्योंकि चार्ज कौन कैरी करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, है ना? लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें ध्यान से तो हम पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव करते हैं। All electrons move with random speeds, random velocity, क्योंकि डायरेक्शन भी रैंडम, ठीक है? डायरेक्शन भी रैंडम है, मैग्नीट्यूड भी रैंडम। पर अगर आप इसकी एट रूम टेम्परेचर अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज स्पीड निकालोगे तो जो एवरेज स्पीड होगी that will be approximately 10 to power 6 meters per second। 10 to power 6 एवरेज स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड। ओके सर। एवरेज स्पीड कितनी होगी? 10 to power 6 meters per second। मतलब क्या है? ये स्पीड इतनी ज्यादा है, अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1000 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी 3 सेकंड में। समझ में आई बात? पूरा इंडिया क्रॉस कर जाएगी 3 सेकंड में, इतनी ज्यादा स्पीड इन इलेक्ट्रॉन्स की। बट कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आड़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन से लोग मूव कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा? बट ड्यू टू रैंडमनेस जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी? इट इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहीं जा नहीं रहे, वायर के अंदर ही रैंडम ऐसे घूम रहे, है ना? मतलब से रैंडम डायरेक्शन की वजह से ना। क्या हुआ? रैंडम डायरेक्शन की वजह से ना सर। हाँ, एक राइट में गया, एक लेफ्ट में गया, जीरो। वही इलेक्ट्रॉन, इतना ही नहीं, अगर आप एक ही इलेक्ट्रॉन को फॉलो करोगे, वो इलेक्ट्रॉन भी एक डायरेक्शन जाएगा, किसी दूसरे एटम से टकराएगा तो टकरा के लौट जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप फॉलो करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा? टैक 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 टैक, अपनी जगह पे ऐसे घूमता रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की भी अगर आप लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो इट विल बी अप्रॉक्सिमेटली जीरो। समझ में आई बात? हाँ या ना?
Yes, sir. ये कहीं जा नहीं Yes, रहा sir. है, ऐसे ही डिग 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 डुडुगा रहा है, मतलब एक बंद डब्बे के अंदर डुडुगा रहा है, डिग 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 डिग। और उसमें वन डब्बे के अंदर भी खूब सारे पत्थर रखे हुए हैं जो हवा में टंगे हुए हैं, पत्थर नहीं बोलना चाहिए, जो न्यूक्लियस रखे हुए हैं ना दूसरे एटम्स के, या दूसरे एटम्स जो है उनसे ज्यादा जगह टकरा के वापस आ रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज होता है, न्यूक्लियस से तो कैसे पहुंचेगा, तो दूसरे एटम से टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। सो बट ड्यू टू रैंडमनेस एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। 0. इवन दो एवरेज स्पीड कितनी सर है, वो 10 to the power minus 10 to the power 6 तो एक इलेक्ट्रॉन का है ना स्पीड। सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे सारे इलेक्ट्रॉन्स की तो 10 to power 6 मीटर पर सेकंड है। आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे तो 0 है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के देखोगे कि भैया उसका मोशन कैसे कैसे हो रहा है, तो आप देखोगे कि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी उसकी भी लगभग 0 ही है। समझ में आई बात? Yes, sir. इनफैक्ट अगर आप 5 घंटे 10 घंटे देखोगे तो बोलोगे 0 ही है यार, खत्म। या लंबे टाइम तक मान लो बहुत सालों साल देखते जाओगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी Yes, sir. 0 है। आप एक इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए चाहे ओवरऑल ले लीजिए, मैं यहाँ पे ओवरऑल के बारे में, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बारे में, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज एवरेज वेलोसिटी इज 0, चार्ज इज गोइंग नोवेयर, चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। समझ में आई बात है ना? ये हाँ, किसी sir. भी Yes, sir. किसी भी Yes, मेटल sir. के अंदर यही होता रहता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर ऐसा होता रहता है। ये एवरेज स्पीड इतनी ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हीट, ये थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। अल्लाह बिल्लाह टेररिस्ट। अब सोचो, ऑन আর দিদি अप्लाइंग কম্পিউটারের মাউসটা খুলে পড়ে ল্যাপটপে লাগিয়ে দিদি क्या हुआ? अपना वो बंद करिए बेटा माइक, अगर ऐसा कुछ बोलना है तो। বুঝলি দিদি ল্যাপটপ মাউসটা খোলা आर्शिया আছে না एंड आर्या माइक ऑफ कर लो। ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, अगर हम इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, मतलब कि लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल एट ए लेट्स से ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बताइए तो जरा। सर हाई से लो। सिर्फ A से B. सर ए से बी। देखो चार्ज मूव करता है हाई से लो, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इसलिए मूव करेगा लो से है। एक बार फिर से बोलिए ना स्टेटमेंट। चार्ज travels from higher potential to lower potential, but electron has negative charge, इसलिए ये मूव करेगा हायर, लोअर से हायर लोअर टू हाई। समझ में आई बात? अब हाँ देखो, सर। ये पिक्चर Yes, आप लोगों की बुक्स में बना दी जाती है जनरली, ये पिक्चर गलत है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी भी टेम्परेचर तो है, थर्मल एनर्जी तो है, उसकी वजह से रैंडम वेलोसिटीज तो होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। यस सर। तो क्या होगा असली पिक्चर, सही पिक्चर, हालांकि सही पिक्चर बनाना इम्पॉसिबल है मेरे पेपर पे या स्क्रीन पे, बट एक आइडिया देने के लिए बना रहा हूँ। सही पिक्चर ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ ऐसे जाना शुरू कर, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी उल्टा भाग रहे हैं बट ज्यादातर इलेक्ट्रॉन सीधे जाते हैं। समझ में आई बात? मतलब एक ही डायरेक्शन के तरफ जाएंगे लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे कर। नहीं, अभी भी बताता हूँ, रैंडम वेलोसिटीज अभी भी हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए बने होता है। देखो ये उल्टा भी जा रहा है ना, एक और इलेक्ट्रॉन हाँ बना सर। लेते हैं जिसको ऊपर भेजो, रैंडम वेलोसिटीज अभी भी हैं।
बट एक अभी अब क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, अब क्या होगा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो इसकी एवरेज स्पीड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बट जो एवरेज वेलोसिटी है ये बदल जाएगी, ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली मान लो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बात? नॉर्मली जो हम कॉपर वायर यूज करते हैं, कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है ना बेटा, Yes, sir. उसी का यूज करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा, Silver. कनेक्टिंग वायर वगैरह बनाने के लिए उसी का यूज करते हैं। कॉपर में समझिए बात को, अगर ये एवरेज वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकंड हो जाए ना, 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि कॉपर मेल्ट हो जाए। समझ में आया? अरे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कॉपर जो सबसे अच्छा कंडक्टर है उसके अंदर अगर 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए तो कॉपर मेल्ट कर जाए, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस है। तो 0.5 से कम ही रहता है जनरली, 0.1 के आसपास हम लोग operate करते हैं, नहीं तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो उसके सर ऊपर 0.5 heating से है ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा मतलब सर? बेटा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इस एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इतनी है, इतनी कम है, जबकि एवरेज स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड। समझ में आया? मैं ये समझा रहा हूँ, इतनी एवरेज वेलोसिटी बहुत कम है अभी भी, पर ये बहुत कम वेलोसिटी काफी है हमारे फ्रिज, टीवी, पंखा, बल्ब, लाइट, कंप्यूटर मोबाइल जो भी चीज चलाते हैं सबको चलाने के लिए एवरेज वेलोसिटी इतनी छोटी सी काफी, ठीक है? ओके, सर गर्म हो रहा है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है सर। हाँ, सो ये मैकेनिज्म होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, ठीक है? अब ध्यान दो जरा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रैंडम स्पीड्स बढ़ेंगी। रैंडम स्पीड से यस सर, रैंडम स्पीड से क्या होता है, रैंडम स्पीड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी घूमेंगे इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में और इधर उधर जाके टकराते रहेंगे। जब इधर उधर जाके टकराएंगे तो इसकी वजह से उनको मूव करने में दिक्कत होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना प्लीज। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रैंडम वेलोसिटीज इंक्रीज होती है, रैंडम वेलोसिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो कोलिजन बढ़ जाते हैं, जो रैंडम वेलोसिटी की वजह से। क्या बताया था मैंने, रैंडम वेलोसिटी कैसे, ये डायरेक्शन चेंज कैसे हो रहा था, ये वाला डायरेक्शन चेंज कॉलिशन के वजह से एटम्स के साथ। कोलिजन की वजह से। ये कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो एवरेज वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी और करंट कम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। इस एवरेज वेलोसिटी का एक नाम है, टेक्निकल नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके बेटा, ओके सर। एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ, जो करंट होता है ना वायर में, दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है NEA VD। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट शायद ये पूरा ही पेज सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये करंट का फॉर्मूला होता है, जहां वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? कभी किसी कंपटीशन वगैरह में आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला बता दिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो एक मैकेनिज्म मिनट सर, फॉर्मूला लिख रहे हैं।
सर ये थोड़ा सा बाहर से थोड़ा पड़ा है ना सर ये वाला। सर ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पड़ा है ना सर ये वाला। थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा दिए ना सर ये वाला। हाँ ये एक्स्ट्रा है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। हाँ सर हो गया। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैंने आपको बताया। ठीक, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मेरे को याद है अगला टॉपिक मैंने आपको लिख पाया था कि न्यूमेरिकल्स ऑन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? हाँ सर, R इक्वल्स टू ये रो एल बाई रो एल बाई रो एल बाई ए। यहाँ रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रजिस्टर यस सर। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ, है ना। लेंथ। ठीक है, यस सर। यस सर। सो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं। ओके, तो आपका एग्जांपल है a wire having length L and area of cross section A has resistance R. Find the resistance of a wire made with same material having length 12 and area 4A. सर हाफ हो जाएगा। देखते हैं क्या है। रेजिस्टेंस R तक सिंपली कितना है? रो L बाय एरिया, और नया रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा? रो तो सेम रह गया, लेंथ डबल हो गया और एरिया 4A हो गया। दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स रो L बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू R बाय 2। आंसर समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन में तो तकलीफ नहीं होती होगी। नो सर। नो नो सर। सर। सो अगला एग्जांपल है, a wire is stretched to thrice its length। ठीक है, find the effect on resistance। Sir, resistance will become 9 times. देखो, आर नॉट को मान लेते रो एल बाय एरिया। नाउ अगर मैंने लेंथ को थ्राइस कर दिया तो क्या होगा? हम एज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायर का मास तो उतना ही है, डेंसिटी उतनी है, तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या? No sir. तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता हुआ एज्यूम करके हम बोलेंगे कि एल नॉट ए नॉट इज इक्वल टू 3L नॉट इंटू नया एरिया ए। दैट मीन्स नया एरिया ए इज इक्वल टू ए नॉट बाय 3। हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. सो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, लेंथ इंटू एरिया, नया लेंथ 3L0 हो गया है, नया एरिया ए मान लिया, तो नया एरिया ए कितना आ गया, A0/3, या इसको बोलते हैं रो L0/3। इसलिए नया रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा, रो इंटू एल की जगह 3L0 और एरिया की जगह A0/3, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स रो L0/A0, that is equal to 9 times R0. So resistance will increase 9 times. समझ में आया? क्योंकि जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिक्रीज होगा, इसलिए ऐसा होता है। ओके, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो। No, sir. No, sir. No, sir, no confusion. ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। सर पेज थोड़ा दिखाइए ना पहला वाला। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछने से घबराना नहीं। सर हाँ, अब वो L0 A0 से वो कैसे नहीं सर, आप तो समझा दीजिए सर। मैंने बोला लेट्स से ओरिजिनली लेट्स से मेरा वायर ऐसा है, जिसका लेंथ L0 है, एरिया A0, मैंने ये एज्यूम किया, और स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, ये वायर थोड़ा पतला हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन लेंथ सर बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगा, तो मैंने बोला ये लेंथ 3L0 हो गई है, ये एरिया ए मुझे पता नहीं है, तो लेट्स फाइंड दिस एरिया। उसको ना रेजिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए एरिया तो जरूरी है। यस सर। तो मैंने बोला यार इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यस सर। सो अब वॉल्यूम कैसे मिलता है, एरिया इंटू लेंथ से। पाई आर स्क्वायर एच करते हो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हाँ हो? सर, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ 3L0, अब इसका वॉल्यूम A0L0 इज इक्वल टू A इंटू 3L0। यस सर। इससे एरिया निकल आया, इस नए एरिया का मैंने नए रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर लिया, बस आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है। देखो आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में लिखोगे लेट्स सी द वायर हैज अ लेंथ L0 and cross section area A0 and its resistance is R0. Then after stretching the length will be 3L0 and let's say area is becomes A. समझ में आई बात? Then before stretching the resistance R0 is given by R0 is equal to rho L0 by A0, and after stretching area निकालो, नया रेजिस्टेंस निकालो, एंड देन आंसर आएगा। समझ में आई बात? ये सब लिखना पड़ेगा। आप चाहते हो मैं भी लिखूं? नहीं सर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन में लिख के सैंपल दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो इसी को कर देता हूँ पूरा लिख के सॉल्व, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखना है, बाकी नॉर्मली इतना लिखना नहीं। Let's say before stretching length of wire is L0 and area of cross section is A0. Let's also assume its resistance to be R0. Then R0 is equal to rho L0 by A0, where rho is equal to resistivity, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। Then after stretching
लेंथ becomes 3L naught and say area becomes A. Now assuming वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मैं लिख सकता हूं कि 3L नॉट इंटू ए इज इक्वल टू एल नॉट ए नॉट, इससे एरिया आ जाएगा, है ना? हाँ सर। यस सर। सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, उसका तो सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ सर, बाकी कर लेंगे। पिछले पेज दिखाया ना, लास्ट वाला पोर्शन लिखना। हाँ सर, हो गया। हो गया। A wire of cross section 2 millimeter square is carrying a current of 1 ampere. ठीक है? If drift velocity is 0.1 centimeter per second, find the electron density of the material. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है सर, बस फॉर्मूला लगा के हो जाएगा ना सर? हाँ, क्या है? I is equal to n e a ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस मींस I कितना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू n कितना है वो निकालना है, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब 0.1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो 1 इज इक्वल टू n टाइम्स 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 10 टू पावर -25 10 टू पावर -1 10 टू पावर -3 हो गया नहीं पूरा, 10 टू पावर -28। That means n is equal to 1 upon 3.2 into 10 to power -28, that is equal to 10 to power 28 by 32। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा 3.125 into 10 to power 26 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर सर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था सर। मैंने तो ओरल कर लिया। सर ये वाले सम सब बोर्ड में पूछे जा सकते हैं? क्या ये वाले सम सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? ये फॉर्मूला आपके स्कूल में नहीं पूछेगा, बोले ये वाला सम नहीं आएगा ऐसा टाइप का? ये फॉर्मूला ही नहीं पूछेगा तो सम कहाँ से? इस फार्मूला का कोई नाम वगैरह है क्या? बेटा ये नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम इस फॉर्मूले का, बट ये फॉर्मूला मतलब इतना ज्यादा यूजफुल है 11th 12th की।
याद रखना वैसा वैसी वाली बात। एनसीईआरटी बुक में सर एक येलो कलर का बॉक्स देखिए नोट लिख के लिखा हुआ है लिखा सर, हुआ है ऐसा कुछ फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है, वो स्कूल के एग्जाम में नो नहीं मोर है, करके लिखा हुआ था। ठीक है। तो आगे बढ़े। हाँ सर। देखो ये जो एनसीईआरटी की बुक में बोल्ड बोल्ड करके लिखा रहता है ना, ये सब आपके एनटीएससी वगैरह के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। सर कूलॉम्स लॉ भी पढ़ा दीजिएगा एक बार। आप बता दो, उससे पहले मैं सिलेबस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, फिर अंत में बता दूंगा कूलम्स का, क्योंकि वो ओके डायरेक्शन सर। वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ओके सर। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? अच्छा एग्जांपल हो गया यार, वो तो गया। तो अब हम लोग आते हैं एक सर्किट के ऊपर, ठीक है, कि सर्किट में आखिरकार क्या हो रहा है। वैसे तो आपको पता है क्या हो रहा है, और फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगा। सर्किट में जो सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस सब लोग जानते हो, यस सर। क्या होता है ये, कैसे तो कैसे ऊपर नीचे देखना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट Zigzag. ऑफर्ड बाय कंडक्टर। हाँ, और क्या होता है रेजिस्टेंस के अलावा? रियोस्टेट एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर बैटरी, लाइट बल्ब। बैटरी होती है, ठीक है। तो स्विच भी होता है सर। सुन तो अलग, सॉरी पहले सेल लिखना चाहिए। सेल होता है तो बैटरी होती है। बैटरी कुछ नहीं होती, मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो आप एक सेल को बैटरी कह सकते, बैटरी को सेल नहीं कह सकते, इसलिए मैं सब कुछ को बैटरी कहता हूं। बैटरी या सेल क्या होता है? दे आर अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में मैं आऊंगा दोबारा, इस पे अच्छे से आऊंगा बैटरी के ऊपर। बट बैटरी अभी के लिए हमारे पास क्या है? इट इज सिंपली सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, किसी को आपत्ति? नो सर। नो सर। बैटरी के बाद और क्या आएगा? और कोई कॉम्बिनेशन, और कोई जरूरी चीज बताइए। सर लाइट बल्ब। की और Switch. स्विच। इसको हम सर, कैसे लैम्प। रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इसका मतलब क्या है? ऑफ है, कनेक्शन बनाया नहीं ना। और इसी को अगर ऑन करना है तो कैसे करते हैं? ऑन। समझ में आई बात? सिर्फ ऑन के लिए बस उसको कनेक्ट कर दिए ना। कनेक्ट कर दिया, एरो लगा दिया। Yes, sir. इसका एक और तरीका होता है, ऑफ के लिए आप क्या करते हो, ऑन के लिए, बीच में डॉट बना दीजिए सर। ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. और क्या होता है भाई? सर लैम्प। Bulb. द बल्ब। सर लैम्प। Bulb. चलो बल्ब। बल्ब को हम आपके बुक्स वगैरह में पूरी बल्ब की फोटो बना सकते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं? बन गया, ठीक है। और क्या होता है भाई? सर एमीटर। Ammeter. अमीटर वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर, दोनों एक साथ बना दे रहा हूं, ठीक है। अमीटर कैसे बनाते हैं? ए लिख दिया। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? वी लिख दिया, ठीक है। इसके एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो सकता है। प्लस को आपको किधर जोड़ना है? जहां पे ज्यादा पोटेंशियल, माइनस को किधर? जहां पे कम पोटेंशियल, ठीक है बेटा। सर बैटरी में भी तो प्लस माइनस लिखते हैं ना, दो हाँ। साइड। बैटरी नहीं लिखने की जरूरत नहीं बेटा, लंबा का मतलब प्लस, छोटा का मतलब माइनस, ठीक है। ओके सर। इसके बाद आएगा रेओस्टेट। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वैसे ही लोड ठीक है, गैल्वेनोमीटर वैसे ही अल्टरनेटिंग लगा रहे हैं, करंट ठीक है। सोर्स। अमीटर का क्या यूज है? टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर का क्या यूज है? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं? अच्छा वो सब देखेंगे। रेओस्टेट। सीरीज में रेओस्टेट क्या होता है? रेओस्टेट वेरिएबल बेसिकली, रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रेओस्टेट। बड़ा रेजिस्टेंस है, सर कनेक्शन आपने ऐसे कर दिया,
और इस एरो का मतलब पता क्या होता है, आप एक कनेक्शन को की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो सोचिए करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर ऐसे इस रास्ते से निकल जाएगा, कम लेंथ कवर करेगा, लेंथ कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बोलो। हाँ सर। यस हाँ, सर। इसी कनेक्शन को मैं यहाँ करने के जाए यहाँ कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना। इस वायर के अंदर ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ा ना, और सर जो दूसरा रेजिस्टेंस बचा हुआ है दूसरे साइड में उसका क्या हुआ सर? उसमें करंट जाएगा ही नहीं, रास्ता ही नहीं आगे जाने का, कहाँ जाए, रोड है ही नहीं ना आगे। अब डायरेक्टली वहीं पे चला गया कंडक्ट हाँ होके। देखो बात समझो, अगर आप ऐसा छोड़ दोगे आगे कुछ रास्ता ही नहीं तो करंट इसमें कभी फ्लो ही नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, यहाँ से करंट एंटर, कहाँ जाऊँ, रास्ता ही नहीं, छोड़ो नहीं जाएंगे आप। समझ में आई बात, इसको रास्ता देना पड़ेगा करंट। अब अगर आप करंट को रास्ता देते हो यहाँ से तो यहीं से मुड़ जाएगा, यहाँ से दोगे तो यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से रास्ता दोगे तो क्या होगा, कम लेंथ ट्रेवल करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ से रास्ता दोगे तो ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ सर समझे। ये होता है आपका सर इस चीज resistance। में रेहोस्टेट कौन सा चीज है सर? इसमें रेहोस्टेट कौन है? ये पूरा सिस्टम ए बी रेओस्टेट, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ये ए, ये रेजिस्टेंस है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात, यस सर। हाँ सर। ओके। गैल्वेनोमीटर होता है उसको ऐसे ही जी लगा देते हैं। अमीटर का काम है करंट मेजर करना, वोल्टमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना कि करंट सर फ्यूज। ठीक है। और कुछ बाकी तो हो गया ना फ्यूज। सारा? क्या सर फ्यूज। फ्यूज, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज के लिए सब छोड़ो, आगे सर बढ़ो, लोड, सब हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स आपको पता ही नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब आपको रहता तो है ना इसीलिए। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में है थोड़ा बहुत हाँ इसके वहां बाद। पढ़ लेंगे, उसको ऐसे बना, ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो ये सर्किट के पार्ट्स, लेकिन आखिरकार सर्किट होता क्या, तो सबसे सिंपल सर्किट में हम क्या लेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक की लेंगे और एक बैटरी लेंगे। अब काम करते की भी लेते, की जरूरत है। सर्किट का मतलब है एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके, तो हमने एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगा दी, ठीक है समझ में आई बात। ये लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि बैटरी, लोग ऐसे बोलते हैं बैटरी में से करंट निकला, अरे भैया बैटरी में से करंट नहीं निकलता, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, करंट निकलने वाला आप चार्ज निकाल रहे हो, बैटरी में से चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, बैटरी की इतनी औकात नहीं कि चार्ज प्रोड्यूस होता, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बैटरी की इतनी औकात नहीं है कि वो करंट पैदा करे, ठीक। बैटरी क्या कर सकता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है, लेट्स से ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो यहां पर अगर पोटेंशियल लेट्स से x वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x प्लस 5। समझ में आई बात, हाँ सर। उसी तरह से +5 होता रहेगा हाँ ना सर? यहाँ 10 है तो यहाँ 15, यहाँ 5 है तो यहाँ 10, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 7, यहाँ 12 है तो यहाँ 17। समझ में आई बात, यस सर। और देखो ये वायर क्या, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में क्या होता है, हम मानते हैं उसका रेजिस्टेंस 0 है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 0 है तो V इज इक्वल टू आई आर से सोचो क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 है तो V भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। इसका यस सर। मतलब इस वायर के अक्रॉस, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पर x प्लस 5 है तो यहाँ पर भी x प्लस 5 है, ठीक है।
यहां पर x है तो यहां पर भी x है, तो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है बोलो? अरे इधर का पोटेंशियल सर x प्लस 0। 5 है, इधर का पोटेंशियल x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5। 5 वोल्ट है ना भाई। अब इस 5 हाँ वोल्ट की वजह से क्या होगा बेटा? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नहीं सर नहीं बेटा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो ये करंट के पास रास्ता क्या है, करंट को ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अब ये बैटरी के अंदर अपने आप के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा। नहीं सर। देखो बैटरी का यही काम है, बैटरी बार बार आपको बता रहा हूँ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट इज मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी अपने अक्रॉस, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैटरी अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और बैटरी ही अपने अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को लेकर जाता है। समझ में आया? बैटरी, लोअर से हायर। हाँ बैटरी वर्क करता है कैसे? बाय पुशिंग अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके सर समझ गए। ठीक है, सो ये यहां से यहां जो चार्ज गया ना, ये काम किसने किया? बैटरी ने। ओके, हाँ सर। देखो कुछ हद तक आप इसको इस सर्किट से कंपेयर कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ये पंप जो है ना, ये इफेक्टिवली आपकी बैटरी। पंप क्या कर रहा है? पानी को कम हाइट से ज्यादा हाइट तक पहुंचा दे रहा है ना, हाँ सर। और उसके बाद ज्यादा हाइट से कम हाइट पानी अपने आप आ जा रहा है, और इस तरीके से पानी ऐसे गोल 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 घूमता जा रहा है, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो बैटरी क्या कर रहा है? पहले तो बैटरी इसमें एक काम एक्स्ट्रा कर रहा है, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, उसके बाद कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ चार्ज को लेके भी कौन जा रहा है? बैटरी। बैटरी ध्यान दीजिएगा चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को पहुंचाता है, जस्ट लाइक पंप पानी को प्रोड्यूस करता है। क्या पंप करता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, लेकिन वो कम हाइट से ज्यादा हाइट की तरफ पानी को लेकर जाता है, वैसा ही काम बैटरी। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। सो हाँ सर। बैटरी के दो काम हो गए, पहले तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, उसके बाद लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को लेकर जाना। जब बैटरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को लेके चला गया, उसके बाद ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल तक चार्ज अपने आप चला जाएगा, जैसे ज्यादा हाइट से कम हाइट तक पानी अपने आप यहाँ चला गया। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। तो ये होता है बैटरी। ठीक है बेटा, हाँ सर। बेसिक बताया मैंने। बैटरी के बारे में दोबारा बात करेंगे चैप्टर के एंड में फिर से, और अभी के लिए बेसिक होगी। तो बैटरी का पर्पस समझ में आ गया, रेजिस्टेंस पहले पढ़ चुके इतना डिटेल में, मेनली ये दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, सो बेसिकली
अगर मेरे पास सर्किट में ये बैटरी है, ले आप की लगा देते हैं, ये की है, की अभी बनाई नहीं, ये रही। यहाँ पर लेट से एक रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V है, तो बताइए तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि की आपका ओपन, ओपन है। तो करंट जाएगा कैसे? रास्ता ही नहीं है। की ओपन का मतलब करंट कितना है? 0। अब अगर मैं की को क्लोज कर दूंगा, क्लोज बोल लो, ऑन बोल लो, एक ही बात, क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब ऑन होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम में जाके कंफ्यूजन मत होना, सर क्लोज का मतलब हिंदी बंद कर दिया, पंखा बंद करने का था, ऑफ करना होता है, ऐसे मत सोचना, ठीक है? ओके, क्लोज का मतलब क्या क्लोज है? सर्किट क्लोज है, सर्किट को क्लोज किया मतलब आप करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना? यस सर। सो रेजिस्टेंस आर है, सर्किट को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो की अगर क्लोज है तो करंट कितना होगा? तो हम बोलेंगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो V मेंटेन होगा। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का V हो जाएगा, यहाँ का V हो जाएगा, यहाँ का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हो रहा है? V मेंटेन हो रहा है। Yes, तो sir. इसलिए करंट कितना हो जाएगा? V/R। अब जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही ना चार्ज आगे लेके जाएगा, अपने मन से प्रोड्यूस तो कर नहीं सकता बैटरी चार्ज, है ना? है ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ऐसे ही मुझे बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? बैटरी कितना वर्क करे? सर 0। 0। बैटरी चार्ज को कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल लेके जा रहा है? हाँ सर। लेके जा रहा है ना, तो वर्क तो कर रहा है, कितना करेगा सर? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, आया ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यस सर। V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है कि नहीं होता? यस सर। वर्क कैसे निकालोगे? हाँ सर, हाँ हाँ समझ गए। हाँ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I करंट इनटू टाइम इनटू V, यस सर। या फिर आप इसको IV इनटू T लिख सकते हो, है ना? सो इसका मतलब ये हो गया कि पावर बाय बैटरी कितना हो जाएगा? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना हो जाएगा? IV इंटू T बाय T, दैट इज इक्वल टू IV। करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पावर होता है, ठीक है? सो हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो गया, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? बेसिक फॉर्मूला है ना? समझ में आई बात? अब यस देखो सर। इसी को छेड़छाड़ करके मैं दो फॉर्मूले और निकल सकता हूँ। दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल टू V को क्या है? IR लिख सकता हूँ, यस सर, I²R। तो ये हो जाएगा I²R। और क्या मैं I को V/R लिख सकता हूँ यहाँ पे? यस सर। सर V स्क्वायर। V²/R होगा। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में दोबारा से। पर एक चीज समझो, ये तीनों फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले में अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे तो अलग अलग जगह आ रहा है। पहले केस में रेजिस्टेंस है ही नहीं, दूसरे केस में देख के लग रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और तीसरे केस में देख के लग रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है कि नहीं है? यस सर। अब ध्यान दीजिए, जो वर्क बैटरी ने किया वो गया कहाँ? वो गया कहाँ? जो वर्क बैटरी ने किया सर हीट में। हीट में मतलब बेसिकली वही वर्क रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हुआ, वही वर्क है जिसकी वजह से फैन चल पा रहा है, बल्ब रोशनी दे पा रहा है।
समझ में आई बात? हाँ सर। अरे वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड करी वर्क करके, उस एनर्जी से बल्ब जला, घर में रोशनी हुई, उस एनर्जी से पंखा चल रहा है, आया ना? यस सर। उसी एनर्जी Yes, से sir. आपके सारे के सारे अप्लायंसेस काम कर, मोबाइल हो जाए, चाहे आपका स्पीकर हो जाए, चाहे जो हो जाए। स्पीकर क्या करेगा? उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी में, पंखे ने कन्वर्ट कर दी मैकेनिकल एनर्जी में, आपके बल्ब ने कन्वर्ट कर दी लाइट एनर्जी में, आपके हीटर ने कन्वर्ट कर दी हीट एनर्जी में, है ना? यस सर। सो पावर बैटरी ने डिलीवर करी है, वर्क बैटरी ने किया है, उसका यूज करके हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस काम करते हैं। तो ये वर्क जो बैटरी ने किया है, ये बेसिकली आपके रेजिस्टेंस में कंज्यूम है। अगर और किसी फॉर्म में नहीं होगा तो हीट की फॉर्म में कंज्यूम है ना? कितना कंज्यूम होगा? तो यार आप उसको या तो आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हो, या वी स्क्वायर आर से निकाल सकते हो, या आई इंटू वी से निकाल सकते हो बैटरी ने कितना होगा। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पावर आ रहा है, ये पावर आई स्क्वायर आर में देखने में लगता है कि रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर आर में, वी स्क्वायर बाय आर में देखने में लगता है कि रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है? अभी मैंने बस पावर का एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया, फिर हम कुछ और चीजें पढ़ लें, उसके बाद इस पर और डिटेल में बात कर पाए, ठीक है? आगे बढ़ूं? हाँ Yes, सर। sir. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा बैटरी, हो गया ना? पावर, ठीक। नेक्स्ट है एकदम डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, 1 से 1.5 क्लास का टॉपिक है ये, तो अगली क्लास में कंप्लीट होगा ये। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास दो मेन कॉम्बिनेशन है अभी क्लास 10 के सिलेबस में। एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल। स्कूल में खत्म हो चुका है क्या बेटा ये चैप्टर? नो सर। Sir, start भी नहीं हुआ. हाँ, हम लोग का स्कूल में हो गया है सर। तो हम लोग का स्कूल खत्म हो गया। अच्छा, एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज में आप बोल सकते हो द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर लाइक अ अच्छा एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर लाइक अ चेन। कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। समझ में आई बात? इस तरीके से अगर आपने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं तो दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? सर हाँ बेटा। सीरीज में अगर से एक रजिस्टर खराब हो गया तब तो सर सारा ही खराब हो जाएगा। नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या है? बोथ ends of all resistors connected to same points। कहने का मतलब दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब जितने भी रेजिस्टेंस है उनके दोनों एंड्स इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड हैं।
समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे एक चीज बताइए कि जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल? बताओ, सीरीज है कि पैरेलल है? Parallel. पैरेलल Parallel. सीरीज है। अब series है. Series, sir, series. Sir, आप सर series है. सीरीज है। Series. Sir, आप series series है है. वो. समझ में आया? हाँ सर। पैरेलल का मतलब लाइन पैरेलल होने से मतलब नहीं है, ठीक है? Okay, sir. ये क्या है? Sir, ये parallel होगा. पैरेलल क्यों? क्योंकि सारे सब के सारे parallel. रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड्स पॉइंट ए और बी से connect है ना? Yes, sir. ये नहीं बोलना है सर इसका रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कनेक्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ध्यान दो। एक कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट्स को सेम मानते हैं, ठीक है? ये पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है। समझ में आई बात? कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट्स को हम लोग सेम पॉइंट मानते हैं क्योंकि सब पे पोटेंशियल सेम होता है, हाँ या ना? बोल दो यार। कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0 बताया था, कुछ भी नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 रहता है, इसलिए Yes. सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए हम बोलते हैं सारे पॉइंट्स सेम, ठीक है? कनेक्टिंग वायर के सारे पॉइंट्स सेम जब तक वो बीच में कोई और रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ठीक है? ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज पैरेलल। चलो ये बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की पैरेलल? Sir, series. Yes, series. दिस इज नीदर, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं। और सीरीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, चेन की तरह होना चाहिए। चेन में से बीच में ब्रांच निकलती है क्या? ब्रांचिंग अलाउड नहीं है, इसलिए सीरीज, क्योंकि ब्रांचिंग है इसलिए सीरीज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. चलो इतना कर लिए, तो एक और बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ये अगर आपने बता दी तो मुझे मजा आ जाएगा। ये चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग है। सीरीज, पैरेलल या कुछ भी नहीं। सर कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होना चाहिए सर। हाँ sir, neither. Yes, sir, neither Sir, parallel parallel neither. होगा. होगा सर, नाइदर Parallel होगा शायद. ये तो नाइदर था, ये कैसे है?
डी क्या है सर ये ऑप्शन बी? पैरेलल होगा शायद। पैरेलल भी हो सकता है सर। कैसे? सर मुझे लगता है सीरीज होगा। अच्छा देखो सीरीज में क्या है ना बेटा, बीच में ब्रांचिंग तो अलाउड। ब्रांच, हाँ सर वही। सर सीरीज तो में ही neither होगा, होगा। पैरेलल ब्रांच है ना, नहीं इसलिए है। सीरीज नहीं है। मुझे भी नीदर लग रहा है, लेकिन एक बार चेक कर। सर ये पॉइंट अगर पैरेलल ए होगा। है तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पॉइंट अगर ए है तो ध्यान दीजिएगा ये कनेक्टिंग वायर है ना, ये कनेक्टिंग वायर है। सब पैरेलल है, सब पैरेलल है। ये वाला पॉइंट भी ए होगा, यस सर। ये बी है तो ये कनेक्टिंग वायर है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी बी होगा। यस सर। R1 का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। R2 का एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। R3 का भी एक एंड ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है कि नहीं है? यस यस सर। सर। हाँ सर। मतलब क्या है? सब मतलब पैरेलल, पैरेलल है। मतलब हाँ सर, समझ में आया? क्योंकि दो सारे Yes, sir. रेजिस्टर्स एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं ना सर, इसलिए। सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है ना, यस सर। यस सर। इसलिए ये पैरेलल है। ठीक है, ये काफी चैलेंजिंग है ये वाला। तो यही चीज जो है ना, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने वाला अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए तो उसमें आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि टेंथ क्लास में ये सब आता नहीं ज्यादा, तो ज्यादा समस्या तो नहीं। बोर्ड्स में आता है ये सब? नहीं, ओके सर। जो आता है तो वो वो बताऊंगा। सी वाले का क्या काम है सर? सी अगर नीदर है, क्या? मतलब सर सी में तो देखिए R1 R2 दोनों सीरीज में है, लेकिन बीच में एक ब्रांच आ गया है, तो उस नीदर का कोई काम है सर? बेटा बीच में ब्रांच आ गई तो सीरीज तो बोल ही नहीं सकते ना। हाँ सर, पैरेलल भी नहीं होगा तो पैरेलल तो मतलब कोई भी पैरेलल का काम तो कुछ नहीं हो बताया ही सकता। नहीं हमें, हम कैसे बोलते अपने मन से? हाँ सर तो फिर ये कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। सीरीज देखो, सबसे पहले तो एक चीज बताते हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद पढ़ाया जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरीज या पैरेलल ही हो, और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम आपको 10th क्लास में पढ़ाएं। ठीक है, ओके ओके सर। ये पढ़ना आसान भी है और इसका यूज भी काफी मतलब ज्यादा ये नंबर सी कुछ अलग चीज है, है। मतलब सी में नंबर तो सी कनेक्शन वाला तो जो बताया है नहीं, कुछ आगे अलग का है। कनेक्शन बताएगा तब बता सकते हैं ये सीरीज है पैरेलल है। सीरीज तो नहीं है बताया, पैरेलल है कि नहीं आगे के कनेक्शन से पता चलता है, जो दे रखे हाँ उससे सर आपको वो बोलेंगे तो नहीं। है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सो आइडेंटिफाई करना आ गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं। सीरीज में देखिए जो वायर्स हैं वो एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट है ना। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, करंट ऐसे जाएगा, हाँ या ना। तो ये करंट यस अगर सर। आई है तो यहाँ पे करंट कितना होगा? आई ही होगा। यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर आई होगा, हाँ या ना। क्योंकि जितना भी करंट इधर से आ रहा है, पॉइंट ए से जितना भी करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस R1 को पार किया तो उसको अब R2 को पार करना है, फिर उसको R3 में पास कोई पार करना है, हाँ या ना। यस सर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इन ऑल resistors are equal, है ना। इसलिए तो ब्रांचिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ब्रांचिंग हो जाए तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर आया, यहाँ 10 एम्पियर जाना है, पर अगर बीच में ब्रांचिंग होगी तो हो सकता है इधर से 5 एम्पियर जाए, इधर से 5 एम्पियर जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो Yes, वो sir. तब ये डिपेंड अलाउड करेगा कि आगे में नहीं क्या है। दिया है। ब्रांचिंग इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब में करंट सेम चाहिए।
सारे वायर्स में करंट सेम होगा, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। ठीक है बेटा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना हो जाएगा, तो मुझे बता सकते हैं? IR1 होगा। हाँ सर, V2 कितना हो जाएगा? IR2 और V3 कितना हो जाएगा? IR3 IR3 यहाँ पे एक चीज और समझिए, इस पॉइंट को लेट से मैंने नाम दे दिया D, इस पॉइंट का नाम दे दिया लेट से मैंने E, और इस पॉइंट का नाम दे दिया लेट से मैंने F। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये लिखना नहीं है बस बता रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि VA इज ग्रेटर देन VD? हाँ या ना? Yes, sir. क्यों? क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to D, करंट ऑलवेज फ्लोज Yes, sir. फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। Drop out. तो सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि VD इज ग्रेटर देन VE एंड VE इज ग्रेटर देन F, तो बेसिकली VE है ना, VB। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, कह sir. सकता हूँ। मतलब क्या है कि इससे ये कम है, इससे ये कम है, और इससे ये कम है, या कहना चाहिए इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, और इससे ये ज्यादा है। बी से ज्यादा पोटेंशियल ई का, ई से ज्यादा पोटेंशियल डी का, डी से ज्यादा पोटेंशियल ए का। तो क्या मैं ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूँ? क्योंकि सीधे सीधे ऐड, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। हाँ या ना? कह सकता हूँ कि नहीं? yes sir इसको एक चीज और समझो, ये करंट अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं, बैटरी तो लगानी पड़ेगी तभी ना फ्लो करेगा करंट। तो लेट्स से बैटरी ऐसे लगी हुई है, और ए और बी के बीच जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तभी तो V को V1 + V2 + V3 लिखा है। हाँ या ना? हाँ, sir. सो ये कहानी है। अब मुझसे बोला गया कि नहीं यार, 3 रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, मेरे को एक ही रेजिस्टेंस चाहिए। मेरे को एक ही रेजिस्टेंस ऐसा दो जिसको अगर मैं इस बैटरी के अक्रॉस लगा दूं तो करंट सेम हो जाए, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर का काम वो अकेला एक रेजिस्टेंस करता सर ये Sir. वाला फिर से है। समझा मैं बोल रहा दीजिए। हूँ इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर मैं कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि बैटरी में से जो करंट फ्लो कर रहा है ना आई, वो चेंज ना हो। So equivalent resistance. इस चीज को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Resistance. सो मतलब RS. उस केस में हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे R इक्विवेलेंट, और कई लोग इसको R सीरीज भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बैटरी लगा दी और कह रहे हैं अभी भी करंट सेम आना चाहिए। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज कि V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट? हाँ या ना? और यहां से क्या आया था? I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दिया और मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग 1 and 2, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि R इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3? अगर 4 होंगे तो प्लस R4, 10 होंगे तो R1 प्लस R2 सर प्लस। आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ना सर? हाँ तो आर इक्विवेलेंट मतलब इस सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टेंस मिला के, हाँ। मतलब टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस नहीं कहते उसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हर बार टोटल नहीं होता। इस केस में टोटल होगा, सीरीज के केस में टोटल होगा। ठीक है? इक्विवेलेंट हाँ का सर। मतलब हुआ उन सारे रेजिस्टेंस को हटा के कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, एक रेजिस्टेंस, जिससे कि बैटरी में से करंट चेंज ना हो। ठीक है? हाँ सर, मतलब इन सब के इक्विवेलेंट मिला के कुछ हम्म मतलब हुआ तो
मतलब इन सबको इक्विवेलेंट कुछ अगर हुआ तो वो चीज। हाँ तो इस सीरीज में सबसे खास बात क्या है, सब में करंट सेम रहता है। ये तो फॉर्मूला तो यही है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, फॉर्मूला तो यही है। पर सबसे खास चीज क्या है, सब में करंट सेम है। क्योंकि सब में करंट सेम रहता है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें और कंक्लूड कर सकता हूँ। क्या कि सर V1 is to V2 is to V3 is equal to R1 is to R2 is to R3 है ना। क्यों? क्योंकि सब में करंट तो सेम है, रेशियो निकाल लो, आई कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पहले रेजिस्टेंस में जो पावर आएगा, क्योंकि सब में करंट सेम है, इसलिए पहले रेजिस्टेंस का जो पावर है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, दूसरे का पावर आई स्क्वायर R2 और तीसरे का पावर आई स्क्वायर R3। इसलिए P1 is to P2 is to P3 क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों का करंट सेम है, वो आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R1 is to R2 is to R3 हो जाएगा, है ना। यस सर। कॉपी कर लो सब कुछ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिफिकल्ट तो नहीं है ना सीरीज कॉम्बिनेशन? नो सर। नहीं सर, इजी है सर। No, sir. हाँ सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आएगा? सर वो पेज देखो, दिखाइए ना सर। दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मैं अभी ये एक चीज कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पावर के बारे में ठीक से बात नहीं करी। ओके ओके सर। मैं चीज आपको, इट लुक्स करेक्ट। आवाज मेरी साफ आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि मैंने हाँ माइक सर। लगाया नहीं, माइक साइड में पड़ा है। थोड़ा कम कम आ रहा है लेकिन ठीक है। बोलना चाहिए ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे चल रहा है चलाते हैं। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट कैसा दिखेगा? सर पैरेलल ही होता है सर। पूरा आड़ा टेढ़ा बन गया। ठीक है, लेट्स से ये R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक है बेटा, आप लोग सीधा बनाना, मेरा टेढ़ा बन गया। यहां से करंट आया I, इधर से कितना जाएगा? I जाएगा ना। इधर से यस कितना सर। जाएगा? I जाएगा। अब यहाँ पे क्या तीनों में I जाएगा? सर I/3 नहीं सर। जाएगा तीनों में। I/3 नहीं जाएगा, कहना चाहिए जरूरी थोड़ा ना बराबर बराबर बटे, अलग अलग भी तो मिल सकता है। सर I1 लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। I2 I3, राइट। क्या मैं ये लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर। क्यों क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि सर उधर करंट डिवाइड हो जाता है तीनों जगह पर। बहुत ऑब्वियस है ना। लग रहा है क्या एक्सप्लेन करें यार, तो होगा ही, इसमें क्या है ना। लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड
Kirchhoff's करंट लॉ है, फोकट में तो फेमस हो गए अंकल, है ना, बिना कुछ काम किए, राइट। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका बेसिक इक्वेशन जो भी है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। देखो अगर ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो VA माइनस VB V होगा, है ना, बोलो जवाब दो यार। यस सर। यस सर। हाँ सर। और मैंने कहा था ये सारे पॉइंट्स A के इक्विवेलेंट ही होंगे, तो ये वाला पॉइंट भी A है, ये वाला पॉइंट भी इफेक्टिवली B ही है। तो यहाँ पर सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेन पॉइंट, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, इसलिए कह Yes, सकते sir. हैं कि V इज इक्वल टू I1 R1, V इज ऑल्सो इक्वल टू I2 R2 एंड V इज ऑल्सो इक्वल टू I3 R3, है ना। इसका मतलब हुआ कि I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। जबकि अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो वहां क्या दिखेगा? R इक्विवेलेंट और यहां से करंट आई, यही दिखेगा ना। हाँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा? V इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, ये दिखेगा, बोलो। यस सर। सो I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट है। एंड इन चीजों को मैं अगर इस इक्वेशन में यूज कर लूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि किरचॉफ करंट लॉ था, तो मैं क्या बोलूंगा? V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। इसमें से V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, हाँ या ना। हाँ सर। इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3, हाँ या ना, बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इतनी सी बात है, ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें अगर आप P1 लिखोगे, ध्यान दीजिए, तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है? V कॉमन है ना, तो पावर को V में लिखना अच्छा रहेगा ना यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि P1 is to P2 is to P3, पावर का अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3, हाँ या ना, बोलो एक बार बोल दो, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बस इतनी सी बात। सर बाकी सब चीज समझ में है, लेकिन एक बात बताइए कि ये V कांस्टेंट कैसे है सर? बस एक बार ये चीज बता दीजिए। इधर I तो स्प्लिट हो जा रहा है, I समझ में आ जाए, टोटल I1 I2 I3 टोटल I है, लेकिन V कांस्टेंट कैसे है? कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लो, आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
Yes, okay, sir. इसको कॉपी कर Thank लो, you, sir. मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो, टाइम दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। बाकी इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे।